गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं द एज ऑफ विजयनगर एंड बहामनीड्स एंड द कमिंग ऑफ द पोर्तुगीज़ का जो चैप्टर है सतीश चंद्र की, उसका पार्ट 4। और ये है मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 16। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एज ऑफ विजयनगर जो चैप्टर है सतीश चंद्र की, मैं पार्ट 4 में एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़, जो हमारे पोर्तुगीज आए थे इंडिया में, किस तरह से आए थे और किस तरह से राज किए, उसके बारे में मुझे लगा था कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन जब मैं उसके बारे में वीडियो बना रही थी, आई मीन पीपीटी बना रही थी, तो इतना सारा स्लाइड हो गया, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा और लेंदी तो किसी को भी पसंद नहीं है। तो इसके वजह से मुझे इसका एक पार्ट 5 बनाना पड़ा, और जिसमें ये ऐसा नहीं कि ओनली सतीश चंद्र के बुक से ही लिया गया है सब कुछ डाटा। जो भी रिसोर्सेस है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का है स्पेक्ट्रम बुक, उसमें भी एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़ के बारे में कुछ टॉपिक्स वगैरह है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो मैं सब कुछ रिसोर्सेस को मिलाकर इसको एक ब्रीफली बनाई हूँ। तो मुझे लगता है ये पढ़ने के बाद आपको और कोई रिसर्च देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही डिटेल्स में सब कुछ दिया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगी इसको, तो अच्छे से देखना एंडिंग तक। ये जो पार्ट है पार्ट 4, इसमें हम पढ़ेंगे द एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़, किस तरह से पोर्तुगीज़ इंडिया के अंदर आए, और पोर्तुगीज़ में कौन कौन ऐसे गवर्नर्स थे जो कि इंडिया में आकर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनका जो ट्रेडिंग हो गया, किस तरह से उन्होंने हक जमाना शुरू किया हमारे इंडिया में। और उनसे बहुत ही फेमस थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्बुकर्क और कुन्हा। ये तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। और पोर्तुगीज स्टेट्स ऑफ इंडिया ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा। सॉरी, पोर्तुगीज स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये तीनों के बारे में, और पोर्तुगीज़ कैसे हमारे इंडिया के अंदर आते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट 5 वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे पोर्तुगीज़ कैसे मुगल्स के साथ, जो मुगल तब एम्पायर राज कर रही थी, उनके साथ धीरे धीरे उनका कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। उनसे जो फेवरेटिज्म चल रहा था, वो फेवर कर रहे थे मुगल एम्पायर पोर्तुगीज़ को, धीरे धीरे वो कैसे उस फेवर को लूज़ करते हैं। तब उसके बाद हुगली को उन्होंने कैप्चर कर लिया था पोर्तुगीज़ एक वक्त पे, जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट की, इंडिया की ईस्टर्न पार्ट की हिस्सा है। उसको कैसे कैप्चर किया गया, रिकैप्चर किया गया, फिर से ये कैप्चर नहीं होगा, शायद रिकैप्चर होगा। फिर पोर्तुगीज़ स्टेट्स इन इंडिया किस तरह से उन्होंने कहाँ कहाँ पे स्टेट बनाए। उसके बाद पोर्तुगीज़ इम्पैक्ट हमारे ट्रेड, सोसाइटी, पॉलिटिक्स के ऊपर कैसे पड़ा। उसके बाद पोर्तुगीज़ कैसे डिक्लाइन हुआ, और सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज़ हमारे इंडिया में, उनका सिग्निफिकेंस क्या रहा, उसके बारे में हम पार्ट 5 में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंदी हो गया, तो चलिए, लेकिन ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कौन सी वीडियो में क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसको जानना, इसका डिटेल्स रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़ कैसे इंडिया के अंडर एंट्री करते हैं। लैंडिंग ऑफ वास्को ड गामा at Calicut in 1498 with two ships with Gujarati pilot who had guided the ships from African coast to Calicut। तो आप लोगों को पता है पोर्तुगीज़ की जो एरिया स्टार्ट होती है हमारे इंडिया में, वो होता है वास्को ड गामा के एंट्री के बाद। वास्को ड गामा जब कालीकट में रीच करते हैं 1498, और जो शिप होती है और जो शिप के साथ वो आते हैं, उसमें जो पायलट होते हैं वो एक गुजराती पायलट होते हैं, ठीक है। और उनको गुजराती पायलट, और उन्होंने, आगे हम देखेंगे, वो अफ्रीकन कोस्ट से लेके कालीकट तक कैसे आते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में हम थोड़े लेटर पढ़ेंगे। लेटर मतलब इसी वीडियो में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन में आप लोग जानिए। हमारा जो कोस्ट था अफ्रीका, ये है अफ्रीका, ठीक है। ये इसका भी अफ्रीका की सेम, मतलब नीचे का हिस्सा सेम की तरह ही है, इंडिया के जैसा है। तो अफ्रीका से ही इंडिया तक आते हैं, ठीक है। लेकिन ये पुर्तगाल है, ये अफ्रीका नहीं है। पुर्तगाल यहाँ पे है, ये है यूरोप, एकदम यूरोप से आते हैं। अफ्रीका तक का रास्ता सबको पता था, ठीक है, लेकिन अफ्रीका से आगे आने की रास्ता किसी को नहीं पता था। तो जिसके वजह से इन्होंने वास्को ड गामा धीरे धीरे करके आ गए कालीकट। तो बिगनिंग ऑफ न्यू पेज आज कंट्रोल ऑफ ओशन पास्ट इनटू द हैंड्स ऑफ यूरोपियंस। तो वास्को ड गामा रीच करने के बाद धीरे धीरे ये जो ओशन में उनका राज स्टार्ट हुआ और यूरोपियंस का इरा स्टार्ट हुआ। इन 1 मिनट, ये नहीं हो रहा है, अरे क्या ये,
हाँ सॉरी, तो वास्को ड गामा सॉरी क्या हुआ, तो उसके बाद यूरोपियन की इरा स्टार्ट हुई ओशन में। ठीक है, फैक्टर्स विच ब्रॉट द पोर्तुगीज इंडिया, हम अब देखेंगे कौन सी फैक्टर थे जिसकी वजह से पोर्तुगीज इंडिया को आने के लिए इंटरेस्ट इतना थे, इतना क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर इंडिया को डिस्कवर करने के लिए। मतलब इंडिया तो नहीं पर्टिकुलरली, वो ईस्टर्न की जितने सारे पार्ट है, मतलब एशिया, वो साउथ ईस्टर्न एशिया, ये सब एरिया को मतलब डिस्कवर करने के लिए वो कितना इतना बेचैन क्यों थे। तो पहली बात ये है, पोर्तुगीज केम टू इंडिया एट ए टाइम व्हेन यूरोपियन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग रैपिडली। तो ये जो वक्त था जब वास्को ड गामा आकर पहुंचे इंडिया में, तभी यूरोपियन कंट्री में इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा था। मतलब धीरे धीरे आपको पता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कैपिटलिज्म और रेनेसांस, ये सब चल रहा था यूरोपियन कंट्री में। तो जिसके चलते उनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था, और क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे उनकी जो सीप बिल्डिंग की कैपेसिटी है, नावी वगैरह है, ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे सीख रहे थे। तो इसके वजह से उनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि नावी में हम देखते हैं कौन सी जगह हम डिस्कवर कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन जो लैंड था उनमें एक्सपेंशन हो रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। उनको खाना पीना के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत थी, फूड की ज़रूरत थी। ऑन अकाउंट ऑफ ड्रेनेज ऑफ मार्सेस एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी जो मार्सेस एरिया थी वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हो रही थी। फॉरेस्ट को कटिंग करके वो लैंड को एक्सपेंशन कर रहे थे वहाँ पे एग्रीकल्चर बनाने के लिए, मतलब फूड उगाने के लिए। फिर प्लाविंग सिस्टम भी इम्प्रूव हो रहे थे। उसके बाद रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की इंट्रोडक्शन हो रही थी, मतलब साइंटिफिक तरीके से कैसे हम क्रॉप को रोटेशन करके उसमें यील्ड और प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी वो जान रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे धीरे धीरे। इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ कैटल एंड सप्लाई ऑफ मीट, उनका जो कैटल की ग्रोथ हो रही थी धीरे धीरे, और कैटल के साथ साथ मीट भी, वो उनको कैटल को मार कर भी खा रहे थे, तो इसके वजह से मीट की सप्लाई भी बढ़ रही थी। राइज ऑफ टाउन्स एंड इंक्रीज ऑफ ट्रेड, जब टाउन धीरे धीरे बढ़ा तो ट्रेड भी धीरे धीरे हुआ, ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग जो हो रहा था वो इंटरनल ट्रेडिंग भी ग्रोथ हो रहा था, और एक्सटर्नल ट्रेडिंग डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे थे। और ओरिएंटल गुड्स, डिमांड फॉर ओरिएंटल गुड्स, ओरिएंटल गुड्स क्या है, यूरोप हो गया वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, और यहाँ पे एकदम बड़ा सा एरिया है एशिया की। और ये जो एशिया, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे रीजन से जो गुड्स आ रहे थे उनके अंदर ट्रेडिंग होकर एक्सटर्नल जो फॉरेन ट्रेडिंग से, उसको बोल रहे थे ओरिएंटल गुड्स। और ये ओरिएंटल गुड्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें, चाइना की सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, और हमारे जो इंडिया के ड्रग्स, तभी एलोपैथिक ड्रग्स नहीं, आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में बात करें, तभी इंडिया आयुर्वेदिक में बहुत फेमस था, मतलब उनके जो जड़ी बूटियाँ थी बहुत फेमस थी। तो ये ड्रग्स भी, और साउथ ईस्ट एशिया, ये पर्टिकुलरली इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जितने सारे जगह हैं, हमने पढ़ा था चोलो एम्पायर के बारे में, उनका नावी बहुत स्ट्रांग था। तो और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े थे कि वो ट्रेडिंग कर रहे थे, इराक, ईरान, अरब कंट्रीज़, ये सब के बारे में पढ़े थे कि वो ट्रेडिंग कर रहे थे। ट्रेडिंग क्या कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, और ये यहाँ पे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, जाकर्ता, सुमात्रा, ये सब एरिया, ये भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ये सब हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंडर में जाते हैं, ठीक है। और ये सब जो जगह है, यहाँ से स्पाइस, ड्रग, सिल्क, ये सब चीज़ें जा रही थी यूरोप के अंदर। हो सकता है इनडायरेक्टली जा रही थी, क्योंकि तभी ना तुर्क यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, मोनोपोली कर रहे थे ये सब चीज़ों के लिए। विथ इकोनॉमिक रिवाइवल, डिमांड फॉर पेपर एंड स्पाइसेस इंक्रीजेस। देखिए इकोनॉमिक रिवाइवल मतलब अगर उनका इकोनॉमिक स्टाटस बढ़ा, देखिए आप एक अब एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर कोई पुअर कैटेगरी की फैमिली है, मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो क्या खाएगा, राइस दाल, या फिर किसी भी तरह की कोई भी सब्जी हो गया उसको फ्राई करके खा लेगा, क्योंकि उसके पास स्पाइसी खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसे मसाला, जो मसाले में डालकर हम इतने दिखाते हैं, बिरयानी वगैरह हो गया, जो मसालेदार खाना हो गया, वो सब बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास इनकम ज़्यादा हो गया, पैसा ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली खाने के लिए बहुत सारे पैसा खर्च करेगा। तो इसी वजह से इनका जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तो उनका जो पेपर स्पाइसेस इंक्रीज हो गया, क्योंकि और स्पाइसेस डाल के खाने का मज़ा ही कुछ अलग था। तो ये मज़ा उनको मिल चुकी थी, ठीक है। which were needed to make meat palatable since due to shortage of fodder many cattle were slaughtered during winter and meat slaughtered up। तो क्या हो रहा था,
उनको एक एक तो बात है कि मीट के अंदर जो पहले वो खा रहे थे मीट को ऐसे ही आग में डाल के खा रहे थे या फिर उसको स्टीम करके खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो उनको पता चला कि किस तरह से हम स्पाइस डाल के उसके फ्लेवर को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक रीजन था, और ये एक रीजन था कि जब सटे जब फोड़ो रहता था उनका वहाँ पे विंटर सीजन बहुत ही तगड़े वाला विंटर सीजन होता है, एकदम बर्फ़ सा मतलब हर तरफ बर्फ़ हो जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा खाना उगता नहीं है, अच्छी तरह से फ़ोडर मिलता नहीं है, तो इसी वजह से क्या होगा, सटेज जब फ़ोडर हो जाता है तो जितने सारे कैटल्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं या फिर उनको मार दिया जाता था, और मार के उनको विंटर में मार के उनको उनके ऊपर सॉल्ट लगा के रखते थे बहुत दिन तक और उसको मसाले डाल के खाते थे। तो इसकी वजह से उनको पेपर और स्पाइसेस की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं एक मैप आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप पहले ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आगे आगे हम जो भी पढ़ेंगे आपको मैप की ज़रूरत होगी, और मैं हर एक बार मैप को आपको दिखा नहीं सकती पिछले जाकर स्लाइड पे, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे रिकॉर्डिंग करने में। तो आप लोग ये बात दिमाग में रख लीजिए। देखिए यहाँ है हमारा अफ्रीका कंटिनेंट, ठीक है, और ये है हमारा इंडिया। आपके बहुत लोगों को ये पता होगा जो इंडिया है वो पहले अफ्रीका की पार्ट था और उसके बाद यहाँ पे आ गया। तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उसके बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ये बार बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे उसको, छोड़िए। तो पहला क्या है, ये जो यहाँ पे मोजाम्बिक, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका की बहुत ही एंडिंग पॉइंट है। और जो यूरोप से आते थे ये है पुर्तगाल, लिस्बन, यहाँ से वो आते हैं अफ्रीका की तरफ, और अफ्रीका से यहाँ पे आते हैं मोजाम्बिक्यू, और यहाँ पे आते हैं कालीकट, कोचीन, गोवा, ये सब जगह है इंडिया में जहाँ पे कालीकट, यहाँ पे वास्को दा गामा पहुँचे थे कालीकट में। ठीक है, ये कोचीन यहाँ पे है, यहाँ पे ये इधर नहीं जाते, इधर में हम बाद में जाएंगे। पहले देखिए हम आगे बढ़ेंगे, जो पुर्तगाल है यहाँ पे तो शॉर्टकट रोड है ना, हमेशा शॉर्टकट रोड ही सबको अच्छा लगता है। ये तो मेडिटेरेनियन सी है, ये तो रेड सी है, ये तो ब्लैक सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, और इसमें तो आराम से कोई आकर सी रूट में इंडिया में पहुंच सकता है। तो इतना लॉन्ग रूट चलने की क्या ज़रूरत है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या ज़रूरत है थी। तो ये हो गया अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, जिसको आगे जाकर ऑटोमन एम्पायर सब कुछ कैप्चर कर लेगी। ये है जेनेवा, जेनेवा के बारे में पढ़ेंगे। ये है वेनिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये है इराक, ठीक है, ये है अरबिया कंट्री, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए कहाँ कहाँ है लोकेशन है, ये है ईरान, ठीक है, ये अरब को तुर्किश भी बोला जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका मैप। इसमें थोड़ा बहुत ही डिटेल्स में मैंने दिया है, वो थोड़ा ब्लरिंग हो गया था। यहाँ पे यूरोप देखिए, यहाँ पे हो गया आपका यूरोप, ये यूरोपियन कंट्री एकदम सा। ये जो ग्रीन कलर का है, ये जो पर्पल कलर का है, ये टोटल एशिया है, ठीक है, ये एशिया है। और ये जो येलो ऑरेंज कलर की है ये है अफ्रीका। ये जो पुर्तगाल यहाँ पे आते हैं ये है वेनिस, ये है जेनोवा, ये दोनों के बीच कभी नहीं पड़ता है। ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आप थोड़ा मैप याद रख लीजिए, लोकेशन याद रख लीजिए। ये है पुर्तगाल, ये पुर्तगाल से आते थे यहाँ पे और केप ऑफ वर्दे, केप ऑफ वर्दे यहाँ पे ही है, यहाँ पे आसपास, ये या सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसपास है। और इसके बारे में पढ़ेंगे केप ऑफ वर्दे के बारे में। और ये थोड़ा आता है वास्को दा गामा, इसी रूट में होकर यहाँ पे पहुँच के हमारे कालीकट, ठीक है। और ये है ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये टोटल तुर्किश एम्पायर थी, कॉन्स्टेंटिनोपल भी ऑटोमन एम्पायर के अंदर जाता था, और ये एकदम इतना बड़ा राज हो गया था ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर सबसे ताकतवर एम्पायर था तभी, ठीक है। ये हो गया पर्सिया, ये हो गया हमारा रेड सी, ये हो गया गल्फ ऑफ एडन, ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और ये हो गया हमारा मालाका स्ट्रेट। मालाका स्ट्रेट के बारे में याद रखिएगा, ये जो इंडोनेशिया है और ये जो मलेशिया है उसके जो बीच का जो रास्ता है उसको बोलते हैं मालाका स्ट्रेट। और ये यहाँ पे इसका लोकेशन है, इसको आप याद रखिए। इंडोनेशिया, ये शायद मलेशिया हो गया। और कैंटन, ये हो गया कैंटन, ठीक है। ये टोटल चाइना हो गया, ये पैसिफिक ओशन, ये इंडियन ओशन, और ये हो गया अटलांटिक ओशन, ठीक है। और ये जो अरबियन सी यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो ये सब बात याद रखिए आपको। तो आगे बढ़ते हैं।
तो हम पढ़ रहे थे कि जो फैक्टर थी किस वजह से पुर्तगाल ने इंडिया के अंदर आने की कोशिश की। तो क्या हुआ, पेपर वाज ब्रॉट टू द लेवेंट। तो जो इंडिया से क्या हो रहा था, पेपर जो थे वो लेवेंट को आ रहे थे, ठीक है। इजिप्ट एंड ब्लैक सी पोर्ट्स ओवर लैंड एंड पार्टली बाय सी फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। लेवेंट किस जगह को बिलोंग करती है, मतलब कौन कौन सी जगह मिलकर लेवेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो जगह है सीरिया, दामास्कस, अमन, जॉर्डन, ये सब इसराइल, लेबानन, ये सब जो जगह है ये टोटल जगह को मिलाकर बोलते हैं लेवेंट, ठीक है। लेवेंट के अंदर ये देख हो गया लेवेंट, लेबानन, इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है। ये साइप्रस भी ये भी आता है, ये एरिया हो गया लेबानन की। और लेबानन के ठीक नीचे आ गया इजिप्ट, ठीक है। और ब्लैक सी पोर्ट, यहाँ पे देखिए ब्लैक सी, ये जगह हो गया ब्लैक सी, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया, ये सब जगह को पहले से इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से आता था पेपर। लेकिन क्या हुआ, ईयरली 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर की राइज हुआ। ऑटोमन एम्पायर आपको दिखा रही थी मैं पिछले स्लाइड में। 15th सेंचुरी में ऑटोमन तुर्क्स की राइज होती है। ऑल दिस एबव एरियाज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ तुर्क्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो इजिप्ट हो गया, लेवेंट हो गया और तुर्की, ये सब टोटल एरिया ना आ गए ऑटोमन एम्पायर के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कंस्टेंटिनोपल, यहाँ पे कंस्टेंटिनोपल था, मैं दिखा रही थी आपको। तो कंस्टेंटिनोपल भी 1453, देन सीरिया, इजिप्ट, ये जगह, ये सब एरिया भी धीरे धीरे कंस्टेंटिनोपल की अख्तियार में आ गई। फिर क्या होता है, ये देखिए मैंने आपको इजी के लिए ऑटोमन एम्पायर का भी मैप यहाँ पे दी रखी है। ये टोटल ऑटोमन एम्पायर है यहाँ पे भी है, लेकिन जो वेनिस, वियना, ये सब उनके अंदर नहीं आती थी। यहाँ पे वेनिस, यहाँ पे जेनेवा, रोम, ये सब अलग ही यूरोपियन कंट्री थी, यहाँ इसको ऑटोमन एम्पायर कैप्चर नहीं किया था, ठीक है। ये हो गया कंस्टेंटिनोपल, ये हो गया जो ब्लैक सी टोटल उसके अंडर में आ गया था, मेडिटेरियन सी, रेड सी, कितने सारे लार्ज एरिया को ही बिलोंग करता था। जो तुर्क थे उनको तुर्क भी बोला जाता था, ठीक है। ये जो तुर्क थे, दे वर नॉट अपोज टू ट्रेड, वो ट्रेड को अपोज नहीं कर रहे थे, लेकिन ये चल रहा था उनके दिमाग में कि वो ट्रेड को मोनोपोली कर रहे थे। मोनोपोली मतलब उनका ही राज चल रहा था और वो किसी को वहाँ पे ट्रेडिंग करने नहीं देते थे। ओवर पेपर वॉज बाउंड टू वर्क अगेंस्ट यूरोपियंस, ये पेपर के लिए उनका मोनोपोली बहुत ही चल रहा था और इसी वजह से ये यूरोपियन के इग्नेस्ट में हो गए और यूरोपियन उनके इग्नेस्ट में हो गए इसी वजह से। Expansion of Turkish power towards Eastern Europe and growth of Turkish navy made Eastern Mediterranean a Turkish lake also alarmed यूरोपियन। तो क्या हो रहा था, ये जो ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे मेडिटेरियन सी को कैप्चर कर रही थी और मेडिटेरियन सी जो है वो यूरोप की ईस्टर्न पार्ट में आता है। तो धीरे धीरे ईस्टर्न में जितने सारे स्टेट्स है वो भी धीरे धीरे उनके अंडर में कैप्चर में आ रही थी। तो जिसके वजह से ये यूरोपियन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। रेड सी ट्रेड रूट को ये भी एकदम अपने अख्तियार में कर लिए थे और लैंड टू रूट्स टू इंडिया वेर स्टेट मोनोपोली ऑफ अरेबियंस। और लैंड के थ्रू जो भी ट्रेडिंग चल रहा था इंडिया में, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की कुछ रीजन और पाकिस्तान तो तब इंडिया की ही रीजन थे, तब तो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो वो सब एरिया में जो लैंड के थ्रू चल रहा था ट्रेडिंग, वो भी उसको भी अरेबियंस ने और ये तुर्किश जो होते हैं वो उसमें मोनोपोली कर रहे थे। एट दैट टाइम वेनिस एंड जेनोआ वेर मोस्ट एक्टिव इन ट्रेड ऑफ ओरिएंटल गुड्स वेर टू स्मॉल टू स्टैंड अप टू तुर्क्स। यहाँ पे थे वेनिस, ठीक है, मैंने आपको दिखा रहा था पिछले स्लाइड में, यहाँ पे वेनिस, यहाँ पे आसपास होते हैं जेनेवा। तो जेनोआ, ये जो दोनों कंट्री है ये क्या कर रहे थे, ये ओरिएंटल गुड्स जो होते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया से जो गुड्स बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं ओरिएंटल गुड्स। ये ओरिएंटल गुड्स में धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये इतना छोटा एरिया था, इतना छोटा कंट्री था जो तुर्क में के एग्नेस्ट में राइज करने के लिए, स्टैंड होने के लिए बहुत ही छोटे थे, ठीक है, उनके पास इतना पावर भी नहीं था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे स्ट्रगल एग्नेस्ट तुर्क्स वेर टेकन अप बाय वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, स्पेन एंड पोर्तुगल। तो धीरे धीरे ये जो मेडिटेरेनियन सी का ये हो गया ईस्ट वेस्टर्न पार्ट, देखिए यूरोप का ये है ईस्टर्न पार्ट, लेकिन ये है मेडिटेरेनियन सी के वेस्टर्न पार्ट। तो उसके वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे कंट्री थे, पोर्तुगल हो गए, स्पेन हो गए, और ये सब एरिया धीरे धीरे तुर्किस के एग्नेस्ट में स्टैंड होना शुरू कर दिया।
दे वेर एडेड विथ मनी मेन बाय नॉर्दर्न यूरोप्स। तो उनको नॉर्दर्न यूरोप में जितने सारे कंट्रीज थे उनसे फेवर मिलना शुरू हुआ और पैसे भी मिलना शुरू हुआ। तो शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज बाय जेनोसिस। तो ये जो जेनोवा के लोग थे उनसे उनको टेक्निकल नॉलेज मिल रही थी। ये जो वेनिस और जेनोवा है वो थोड़ा नाभी में स्ट्रांग थे और नाभी भी अच्छी खासी चला रहे थे। तो इसके वजह से ये टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफ़र करने की शुरू की और उसके बाद शिप्स वगैरह भी प्रोवाइड किया। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये जो जेनोवा शिप थे, देखिए वेनिस और जेनोवा, इसके आसपास जेनोवा होता है ना, ये दोनों की एक दूसरे में पड़ती नहीं थी। ये दोनों हालांकि एग्नेस्ट में थे तुर्किश की, लेकिन ये आपस में भी उनके नहीं पड़ रही थी। उसके टाइम पे क्या हो रहा था, यूरोप मेड ग्रेट एडवांसेस इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। तो धीरे धीरे यूरोप में जो पर्टिकुलरली पुर्तगाल, स्पेन, ये सब कंट्री थे, ये धीरे धीरे नाभी के जो टेक्निकल नॉलेज है, नेविगेशन की टेक्निकल नॉलेज, उसमें वो इम्प्रूव कर रहे थे, एडवांस कर रहे थे। तो दैट लेड टू एन ईगरनेस फॉर एडवेंचरस सी वॉयज टू रीच अननोन कॉर्नर ऑफ द ईस्ट। तो धीरे धीरे उन्होंने ट्राई किया कि किस तरह से हम कौन सी रूट पकड़कर नेविगेशन करके हम ईस्ट के तरफ जा सके, डिस्कवर कर सके अपने आप ही। हम यहाँ पे जाएंगे डायरेक्टली तो ये तुर्कीज के कंट्रोल में है, हमें तो जाने नहीं दे रहे हैं, ट्रेडिंग भी करने नहीं दे रहे हैं। तो हम किस तरह से इस नॉलेज को यूटिलाइज करें ताकि हम ईस्ट में इंडिपेंडेंटली पहुंच सके। ये सब रीजन था जिसकी वजह से पुर्तगाल को क्यूरियोसिटी थी, ईगरनेस थी कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंटली पहुंच सके। ठीक है, और ये लॉन्ग रूट के थ्रू पहुंच सके। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। Hence, Portuguese, along with all other countries, started searching for a direct sea route. 1 minute. Yes, डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। तो इसी वजह से पोर्तुगीज विथ अदर कंट्रीज, उनके आसपास जितने सारे कंट्रीज थे जो कि उनको फेवर कर रहे थे, और वो सब स्टार्ट किए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया को किस तरह से डायरेक्टली पहुंचा जाए। स्टार्टेड द इरा ऑफ नावल डिस्कवरीज। तो धीरे धीरे नावल डिस्कवरीज होना शुरू हो गया। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय द जेनोइसिस क्रिस्टोफर कोलंबस। उससे पहले क्या हो रहा था, ये जो नावल डिस्कवरीज हो रही थी, तो जब पुर्तगाल स्टार्ट किए आने के लिए, उससे पहले मैं आपको बता रही थी जेनोइसिस और वेनिस, ये जो जेनोआ और वेनिस, ये जो दोनों कंट्री थे, वो भी ओरिएंटल गुड्स के लिए ट्राई कर रहे थे, मतलब ट्रेड कर रहे थे। पहले से ही उनका शिप बिल्डिंग का नॉलेज था, टेक्नोलॉजी का नॉलेज था। तो पहले से ही जेनोवा से जो एक था क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने अमेरिका को ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, फ्रॉम 1418 से प्रिंस हेनरी, जो कि पोर्तुगीज रूलर थे, डोम हेनरी, उनको प्रिंस हेनरी भी बोला जाता है, और उनको ये भी बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर, क्योंकि उनका नेविगेशन में बहुत इंटरेस्ट था। नया नया टेक्नोलॉजी आया था तो सबका नया टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ये उसमें बहुत ही फेमस थे। वो हर एक साल 2 से 3 शिप को वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका भेज रहे थे। ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसका वेस्टर्न कोस्ट होता है यहाँ, वेस्टर्न कोस्ट अटलांटिक से। तो यहाँ पे वो हर एक साल 2 से 3 शिप को भेज रहे थे अफ्रीका को एक्सप्लोर करने के लिए, और इंडिया को किस तरह से पहुंचा जाए उस सी रूट को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए भी वो कोशिश कर रहे थे। उनका 2 ऑब्जेक्टिव था, क्या? टू आउट द अरब्स एंड हिज यूरोपियन राइवल द वेनेटियंस फ्रॉम द रिच ईस्टर्न ट्रेड। तो वो चाहते थे अरब कंट्री जो कि मोनोपोली कर रही थी इस नेविगेशन, इस ट्रेड में, उनको आउट करने के लिए, और जो यूरोपियन राइवल है उनका वेनेटियन, वेनिस और जेनोवा, उनके साथ एक दूसरे में नहीं पड़ता था, और जो जेनोवा कंट्री है उसका पड़ रहा था पुर्तगाल, स्पेन, ये सब कंट्री के साथ अच्छी खासी रिलेशन थी। तो इसी वजह से वेनेटियंस भी उनका राइवल, यूरोपियन राइवल हो गए थे। तो इन सबको ईस्टर्न कंट्री के साथ जो ट्रेड वो चल रहे थे, उस ट्रेड से आउट करने के लिए वो सोच रहे थे। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव था टू काउंटर पॉइस द ग्रोइंग पावर ऑफ तुर्क्स एंड अरब्स बाय कन्वर्टिंग द हेदेंस ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी के जो कन्वर्टिंग, जो एक रिलीजियस कन्वर्सन होता है, हिंदू से क्रिश्चियनिज्म, हिंदू से मुस्लिम, या फिर मुस्लिम से क्रिश्चियनिज्म, ये जो कन्वर्सन की चीज़ है, ये सारी चीज़ों को, मतलब जितने सारे अरब कंट्री के लोग हैं, अफ्रीका के कंट्री के जो लोग हैं, इन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था। तो हमारा जो कन्वर्सन करने की जो फीचर्स है, ये पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्री से ही निकल के आई।
द पोप लेंड हिज सपोर्ट बाय यूजिंग ए बुल इन 1493। उनके जो पोप थे वो उन्होंने क्या किया, 1453 में एक बुल इशू किया जिसमें उन्होंने पुर्तगाल को ग्रांट किया कि जाओ तुम डिस्कवर करने के लिए जितने सारे अफ्रीका कंटिनेंट है या फिर इंडिया में ईस्टर्न साइड में जितने भी जगह है वहाँ पे तुम जाओ एक्सप्लोर करने के लिए, और जो भी जगह तुम एक्सप्लोर करोगे वो सब एरिया तुम्हारा होगा, और वहाँ पे यू आर फ्री टू कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी द पीपल्स ऑफ दोज लैंड्स। उस लैंड में जितने सारे लोग हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में तुम फ्री हो, तुमको परमिशन मिल गई। ठीक है। इन 1488 उसके बाद क्या होता है, बार्थलोम्यू डियाज राउंडेड द केप ऑफ गुड होप एंड लेड द बेसिक ऑफ डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। तो उन्होंने जो बार्थोलोम्यू डायज, उन्होंने जो अफ्रीका कंटिनेंट थी उससे केप ऑफ गुड होप आपको दिखाया था, ये होता है जो एंडिंग पॉइंट है अफ्रीका की, वहाँ पे होते हुए एक उन्होंने वहाँ पे होते हुए इंडिया के लिए एक डायरेक्ट ट्रेड रूट के लिए, मतलब यहाँ पे हो गया यूरोप, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, और यहाँ से डायरेक्ट इंडिया के लिए एक रूट की प्रिपरेशन की। ठीक है। सच लॉन्ग सी वॉयेज वर मेड पॉसिबल बाय नंबर ऑफ रिमार्केबल इन्वेंशन। ये जो इतने लॉन्ग रूट उनको तय करनी थी, इसके लिए कुछ इन्वेंशंस भी उन्होंने किए थे, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी खासी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी भी चाहिए होता है, रिसोर्सेस भी चाहिए होता है। विदाउट दिस आपको ये इन्वेंशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो रिमार्केबल इन्वेंशन क्या था, पहले तो यह है मेराइन कंपास। मेराइन कंपास मतलब आप समुद्र में जहाँ पे कंपास डाल दो आपको वो डायरेक्शन दिखाएगी कहाँ पे ये लोकेशन है और आपको कहाँ पे जाना है। ये जो मेराइन कंपास था ये इन्वेंशन था चाइनीज़ की। तो धीरे धीरे ये जो इन्वेंशन चाइनीज़ से पहुँच गई यूरोपियन के तक। द एस्ट्रोलेबल वाइडली यूज्ड अरब्स इंडियन अदर्स। एस्ट्रोलेबल भी ये भी एक तरह की रिसोर्सेस है फॉर फिक्सिंग द हाइट ऑफ द हेवनली बॉडीज फॉर पर्पज ऑफ नेविगेशन। और जो बहुत बड़े बड़े चीज़ें होता है उनको किस तरह से फिक्स करना होता है, मैनेज करना होता है, नेविगेशन पर्पजेस के लिए ये भी यूज होता है उसमें। उसके टाइम पे क्या हो रहा था, रेनिसांस पीरियड चल रहा था यूरोप में। रेनिसांस का मतलब क्या है, स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रैदर बीइंग oneself either on the revealed world or on wisdom enshrined in the church। रेनिसांस का मतलब क्या था कि ये मतलब जो भी चीज़ें है, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल हो सकता है, तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ों को बोला जाता है, लोग वही चीज़ों को पसंद करने लगे कि अगर कोई सुपरस्टिशियस थॉट्स है, मिथ है, उसको हम फॉलो ना करके जिसके पीछे लॉजिक है, उसके साइंटिफिक प्रूफ है, हम उसको एक्चुअली विजडम क्या है और जिसको रिवील किया गया है दुनिया में अच्छी खासी प्रूफ के साथ, उसको लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसी थॉट के वजह से लोगों को लगा हम जो इंटरनल अपने अंदर हम अपने खुद के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं, हम बीए ना करके बाहर जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए और फॉरेन कंट्री में क्या हो रहा है और फॉरेन कंट्री में क्या क्या इन्वेंशन हो सकता है, इस सब के बारे में लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी स्टार्ट होने लगी और धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होने लगा। क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ था, जैसे कि गन पाउडर की डेवलपमेंट हुआ, टेलीस्कोप और प्रिंटिंग मशीन की डेवलपमेंट हुआ, मेटरोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। ये सब भी उनको कहीं ना कहीं इनकरेज कर रही थी आगे डिफरेंट वर्ल्ड को जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। फिर क्या होता है, इन 1497 अंडर द ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, जो कि 1494 में हुआ था, ये ट्रीटी किसके अंदर हुआ था, ट्रेडर्स ऑफ पोर्तुगल एंड स्पेन के अंदर। ठीक है, ये देखिए मैं वर्ल्ड मैप आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये भी थोड़ा आप नज़र दे दीजिए। यहाँ पे हो गया हमारा प्यारा एशिया, जहाँ पे हमारा इंडिया प्रेजेंट है। यहाँ पे हो गया एशिया के वेस्टर्न पार्ट में यूरोप आता है और यहाँ पे नीचे वाला अफ्रीका हो गया। ठीक है, ये हो गया केप वर्डे जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। इसको मैं क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ, आगे देखिए। 1497 में एक ट्रीटी होता है जिसका नाम है टोर्डेसिलास, जो होता है पोर्तुगल एंड स्पेन के अंदर। और ये जो ट्रीटी होता है इसको बेस करके उन्होंने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, ये टोटल यूरोप में क्रिश्चियन वर्ल्ड चल रही थी, क्रिश्चियन एडी चल रही थी,
तो और जितने सारे जगह थी उसको उन्होंने नॉन क्रिश्चियन एरिया के नाम पे नामित कर दिया। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अनुसार जितने सारे नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है बिटवीन देम बाय उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके अंदर तो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किया इन अटलांटिक केप ऑफ बर्डे, देखिए यहाँ पे केप ऑफ बर्डे है अफ्रीका के, केप ऑफ बर्डे से 1300 माइल्स वेस्ट, यहाँ से यहाँ पे देखिए इस तरह से 1300 माइल्स वेस्ट में एक उन्होंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, जिसके चलते अंडर द ट्रीटी पोर्तुगल जो होते हैं वो इस लाइन के ईस्ट साइड, इस साइड कौन होता है जो राइट साइड होता है, सॉरी इस तरह से इसका जो ईस्ट साइड है, इस साइड में जितने सारे कंट्रीज है उसको पोर्तुगल ने क्लेम कर सकते हैं। पोर्तुगल जो जो जगह एक्सप्लोर करेंगे वो उनके अंडर हो जाएगा। ठीक है, उनको वो अपने एरिया के अंडर क्लेम कर सकते हैं। और वेस्टर्न में जितने सारे कंट्रीज होंगे जिसको स्पेन एक्सप्लोर करेगा वो स्पेन के एरिया में आ जाएगी। ठीक है, द सिचुएशन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द पोर्तुगीज इनकर्सन इनटू द वाटर्स अराउंड इंडिया। इसी वजह से पोर्तुगल जो थे उनका इंटरेस्ट हुआ कि हम यहाँ पे जाकर, हमें तो परमिशन मिल गई है ट्रीटी के अंडर, तो हम यहाँ पे ईस्टर्न साइड में जाकर जितने सारे एरिया है वहाँ पे जाकर राज करेंगे और वहाँ पे जाकर हमारा क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे और ट्रेडिंग भी बहुत मज़ेदार से करेंगे और जितने सारे एरिया हम डिस्कवर करेंगे वो हमारा इलाका होगा। ठीक है, इसी वजह से वो इंडिया की तरफ आने की कोशिश की। रीजन आ गया आपको, इसको याद रखिएगा, टोर्डेसिला ट्रीटी। तो अब हम देखेंगे क्या, वास्को ड गामा पहुंच गए हमारे इंडिया में कालीकट में 1488 में एक गुजराती पायलट के साथ जिनका नाम था अब्दुल मजीद। और जब वो पहुंचते हैं तो क्या होता है, तभी हमारे इंडिया में जो कालीकट में पहले से ही अरब कंट्री के मर्चेंट्स रहते थे और ये जो अरब मर्चेंट्स थे उनको पता था पुर्तगाल के बारे में, उनकी जो हर एक इरादों के बारे में पता था, तो जिसके वजह से वो हॉस्टाइल होते थे, हेजिट कर रहे थे इनको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन उनका जो जामोरिन था, जामोरिन थे वहाँ के किंग, तो वो उन्होंने क्या किया, उनको तो ये सब के बारे में पता नहीं था कि उनका एक ट्रीटी हुआ है स्पेन के साथ और उनको लगा था कि जो भी ईस्टर्न कंट्री वो एक्सप्लोर करेंगे उनको वहाँ पे क्लेम कर लेंगे कि वो पोर्तुगीज़ की है। तो ये सब के बारे में तो उनको पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए मर्चेंट्स आए हैं फॉरेन से और उनको हम ड्रग और पेपर्स जो भी वो चाहते हैं दे देते हैं, अच्छा खासा उनको भी गिफ्ट भी मिल जाएगी रिटर्न में, तो वो चले जाएंगे अपने कंट्री। लेकिन क्या हुआ, तो इसकी वजह से जामोरिन ने पोर्तुगीज़ को अलाउ किया वास्को ड गामा को कि वो ड्रग्स पेपर जो भी उनको चाहिए होता है जिसके वजह से वो आए हैं वो इंडिया से लेकर जा सकते हैं। और वास्को ड गामा ने जब रिटर्न किया अपनी कंट्री और वो चीज़ों को बेचना शुरू किया, वो जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे कई गुना ज़्यादा था, 60 टाइम्स था उनका एक्सपेडिशन से, एंटायर एक्सपेडिशन से ज़्यादा कॉस्ट था। तो जिसके वजह से उन्हें बहुत ही सरप्राइज़ लगा कि और बहुत ही इंटरेस्ट लगा कि हम इंडिया के साथ अच्छा खासा ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके साथ हमारा ट्रेडिंग धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा पुर्तगाल के साथ। लेकिन ये ट्रेडिंग रूट डिस्कवरी होने के बावजूद भी क्या होता था, इंडिया और यूरोप के बीच जो ट्रेडिंग चल रहा था, नाभी का ट्रेडिंग, मतलब नाभी के द्वारा जो ट्रेडिंग हो रहा था बहुत धीरे स्लो चल रहा था। उसका रीजन बीइंग क्या है, रीजन बीइंग कि पोर्तुगीज़ में जो गवर्नमेंट थे उनका मोनोपोली चल रहा था। वो कह रहे थे जिसको वो चाहे, हम प्राइवेट ट्रेडिंग को इतना अलाउ वो नहीं करते थे। उनका जो फेवरेटिज्म चल रहा था वहाँ पे, उनका जो फेवर ट्रेडिंग मर्चेंट्स थे या फिर गवर्नमेंट की जो ट्रेडिंग हो रही थी वो डायरेक्ट जाते थे इंडिया में, जितने सारे स्पाइसेस हो गया, ड्रग्स हो गया और जो भी ओरिएंटल गुड्स हैं वो उस पर उनका ही अधिकार रहे। प्राइवेट ट्रेडिंग, प्राइवेट मर्चेंट्स को उतना अधिकार वो नहीं देते थे, जिसके वजह से ट्रेडिंग थोड़ा धीरे चल रहा था। तो क्या हुआ, ए वॉयेज वॉज अंडरटेकन बाय पेड्रो अल्वारेज काब्रल, काब्रल के द्वारा एक ट्रेड स्पाइस का वॉयेज को अंडरटेक किया गया। ही अराइव्ड इंडिया इन 1500 में वो अराइव करते हैं इंडिया में और कालीकट में एक फैक्ट्री का एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस फैक्ट्री को लोकल जो जितने लोग थे उनको, लोकल को बहुत ही सरप्राइज लगा, इस तरह से कैसे कोई फॉरेन कंट्री से आकर यहाँ पे फैक्ट्री क्रिएट कर देगा। तो इसी वजह से लोकल में जितने लोग थे वो अटैक करना शुरू कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे पोर्तुगीज लोगों की डेथ हो गई यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, इन रिटेलिएशन में क्या किए, काब्रल ने
नंबर ऑफ अरब मर्चेंट शिप्स को, जितने सारे उनके पोर्ट में हार्बर में जितने सारे अरब मर्चेंट्स थे शिप था उसको सीज कर दिया और हंड्रेड्स ऑफ दर क्रू, मतलब उन्होंने उनका जो 100 ऑफ क्रू को वहाँ पे मार दिया। कन्फिस्केटिंग दर कार्गो एंड बर्निंग द शिप्स, कार्गो को ध्वस्त विध्वस्त कर दिया और उसको बर्न भी कर दिया शिप को। तो काब्रल की ये सक्सेस क्या हुआ, एडवांटेजियस ट्रीटी विथ लोकल रूलर्स ऑफ कोचिन एंड कनौर। तो ये जो सक्सेस उन्होंने, मतलब काब्रल की ये एक्टिविटीज़ के बाद क्या हुआ, कोचिन और कैनौर में जो रूलर थे उनके साथ एक ट्रीटी हो गया काब्रल की। तो उसके बाद क्या हुआ, भास्को डा गामा जो गए थे आके 1498 में आए थे और फिर उन वापस गए थे पुर्तगाल में, तो उन्होंने फिर से आने की कोशिश की। तो 1501 में वो फिर से इंडिया के अंदर आ गए। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, सेट ऑफ ट्रेडिंग फैक्ट्री, और उन्होंने कानौर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट भी की। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कालीकट, कानौर, कोचीन ये सब हमारे पोर्तुगीज़ के इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बनने लगे। ये सब ये साउथ साइड में थे, ठीक है। वेस्टर्न साइड में कोचीन, कानौर, कालीकट ये इतने ही एरिया में थे। ये सब डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए पोर्तुगीज़ के। उसके बाद क्या हुआ, और एक गवर्नर आते हैं पोर्तुगीज़ के जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में अल्मेडा को न्यूली गवर्नर अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है पोर्तुगीज़ की, और उनको ये कहा जाता है आपकी इंडिया में जो पोर्तुगीज़ होल्ड है, जो पोजीशन है उसको आप कंसोलिडेट कीजिए, ठीक है। जितने सारे मुस्लिम ट्रेड है उनको डिस्ट्रॉय कीजिए, और तो इसी वजह से उन्होंने जितने सारे मुस्लिम ट्रेड चल रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया, सीज किया एडन, ऑरमुज एंड मलाका, ये सब जगह को वो सीज कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, उनको ये भी एडवाइस मिला कि आप अंजादिबा, कोचीन, कानौर एंड किलवा, ये जो जगह थी हमारे साउथ में, ये सब एरिया में आप फोर्ट्रेस बिल्ड कीजिए। तो दुर्ग होते हैं बड़े बड़े, वो सब आप बिल्ड कीजिए। अलार्म द ग्रोइंग पावर ऑफ पोर्तुगीज। तो धीरे धीरे पोर्तुगीज़ की पावर बढ़ते हुए देख इजिप्ट के जो सुल्तान थे, मामेलुक सुल्तान चल रहे थे इजिप्ट में, उन्होंने क्या किया, एक फ्लीट को फिटेड किया। मतलब जो नावी के साथ कुछ छोटे छोटे नावीस भी वगैरह भी होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए, तो उस तरह की छोटे छोटे फ्लीट को उन्होंने फिट किया और इंडिया की तरफ सेंड किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे इंडिया की जो गुजरात के रूलर थे, ठीक है, गुजरात के जो यहाँ पे रूलर थे उन्होंने इजिप्ट के साथ उनका अच्छा संपर्क था, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने इजिप्ट सुल्तान को ये रिक्वेस्ट किया था, तो किसी वजह से हम जो ग्रोइंग पावर चल रही है पोर्तुगीज़ को उसको अब कंट्रोल किया जाए। तो इसी वजह से ये दोनों मिलकर एक नावल एक फ्लीट को फिट करके इजिप्ट के जो सुल्तान थे इंडिया की तरफ भेजे। 1507 में क्या हुआ, पोर्तुगीज स्क्वाड्रन वाज डिफीटेड इन ए नावल बैटल ऑफ दीव। दीव के जो गुजरात के दीव के आसपास पोर्तुगीज के जितने सारे स्क्वाड्रन थे वो सब डिफीट हो गए, ये इजिप्ट के जो फ्लीट थे उसके द्वारा, बाय कंबाइंड एंड इजिप्टियन नावीज। गुजरात और इजिप्टियन के नावीज के जो इतने सारे फ्लीट थे उसके द्वारा ये डिफीट हो जाते हैं। उस टाइम पे अल्मेडा की जो सन थे वो भी उसमें थे, वो भी मर गए। तो उसके बाद उसको रिवेंज लेने के लिए अल्मेडा ने क्या किया, तो धीरे धीरे अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करके उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने उनका 2 नावी को क्रॉस कर दिया। उनका जो विजन था अल्मेडा की वो थी पोर्तुगीज़ को मास्टर बनाना इंडियन ओशन में, ठीक है। ये जो इंडियन ओशन थी यहाँ पे पोर्तुगीज़ एकदम मास्टरी हो जाए, ये इनका विजन था। तो उनका जो उसके बाद वो एक पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको आप याद रखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी बनाए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। और इसको ये भी बोला जाता है कार्टेज सिस्टम। और इस पॉलिसी के चलते दिस मेड द पोर्तुगीज नेवी सुप्रीम इन द इंडियन ओशन। इस पॉलिसी को फॉलो करते करते जो पोर्तुगीज के नावी इंडियन ओशन में एकदम मास्टरी बन गई। और ये जो मास्टरी होने के साथ पोर्तुगीज़ ने क्या किया, एक्सटेंड किया पर्शियन ऑफ गल्फ। देखिए यहाँ पे है अफ्रीका, यहाँ पे है अरब कंट्रीज़, ठीक है, और ये हो गया यूरोप,
ये हो गया एशिया, ये टोटल एशिया कंट्री है। तो यहाँ पे जो अरब कंट्री के पास होते हैं पर्शियन गल्फ एंड रेड सी, यहाँ पे भी पोर्तुगीज होल्ड धीरे धीरे बढ़ने लगी, स्ट्रेंथन होने लगी। ठीक है। अल्मेडा के बाद कौन आते हैं? अल्बुकर्क्यू, अल्फांसो डी अल्बुकर्क्यू। अल्फांसो के नाम से आप याद रख सकते हैं, हमारा जो मैंगो वेराइटी होता है अल्फांसो, और जिसमें ये बहुत ही मीठा वेराइटी भी है, और उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क्यू। अल्बुकर्क्यू सक्सीडेड अल्मेडा एज द गवर्नमेंट ऑफ द पोर्तुगीज पोजीशन इन द ईस्ट। पोर्तुगीज की जो ईस्ट पोजीशन है उसके गवर्नर के हिसाब से अल्मेडा को सक्सेस करते हैं अल्बुकर्क्यू, और इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट। इन्होंने ईस्ट में पोर्तुगीज पावर की फाउंडिंग की थी, रियल फाउंडर, इस वजह से इसको बोला जाता है। इसको याद रखिएगा आप। जो मतलब ब्लैक में बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। ही ब्रॉट ए पॉलिसी ऑफ डोमिनेटिंग द एंटायर ओरिएंटल कॉमर्स बाय सेटिंग ऑफ फोर्ट्स एट वेरियस स्ट्रैटेजिक प्लेसेस। उन्होंने ओरिएंटल कॉमर्स जो चल रही थी इंडिया में, उस चीज़ों को, मतलब इंडिया में और यहाँ पे श्रीलंका हो गया, जावा सुमात्रा, यहाँ पे मालदीव, जावा सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सब एरिया में, मालाका स्ट्रेट, ये सब एरिया में जो चल रहा था ओरिएंटल कॉमर्स, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी जगह पे पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। तो पर्टिकुलरली ईस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका की ईस्टर्न साइड में, और रेड सी के और आसपास, ऑरमुज, रेड सी में जो होता है ऑरमुज, और मालाबार में, हमारा इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट, इसको मालाबार बोला जाता है, एंड मलागा, यहाँ पे इंडोनेशिया एंड मालयसिया के अंदर जो स्टेट होता है उसको मालागा स्टेट बोलते हैं। ये सब एरिया मतलब यूरोप के जो ईस्टर्न पार्ट में आ गए। ठीक है। ये सब एरिया में उन्होंने पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये सब को सप्लीमेंट कर रही थी एक स्ट्रॉन्ग नावी। दे इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने एक परमिट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से जितने सारे शिप्स आते हैं वो उनको एक परमिशन लेनी होगी इस गवर्नमेंट से, और जो मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स है इस रीजन में, ये भी उसको एक्सरसाइज करने के लिए ये भी उनसे परमिशन लेगी। द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर, इसी टाइम पे किया हुआ, अरब जो कंट्री थी अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, ये अफ्रीका में जो अरब कंट्री यहाँ पे रूल कर रही थी, ऑटोमन एम्पायर थी, उनके पास इन द गल्फ एंड रेड सी रीजन, पर्टिकुलरली ये जो रेड सी रीजन और ये जो गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है, ये रीजन में शिप बिल्डिंग के लिए उनके पास अवेलेबल टिम्बर इतना अवेलेबल नहीं था, जो जिसका एक एडवांटेजेस उठाने लगे पोर्तुगीज द्वारा। ठीक है। पोर्तुगीज की जो ऑब्जेक्टिव हो गया कि इतने सारा फोर्ट्स बनाने लगे, ये ऑब्जेक्टिव पे सपोर्ट किया, ये फैक्टर हो गया। अल्बुकर्क्यू ने एक न्यू सॉरी एक न्यू पॉलिसी इनिशिएटेड किया, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया टू कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर। तभी ना उनका राज चल रहा था यहाँ पे, कालीकट, कोचीन, कुन्नूर, ये सब जगह पे उन्होंने राज किया और फोर्ट्स सब बना चुके थे। तो अब उन्होंने एक्सटेंड किया गोवा तक। तभी क्या हुआ था, ये जो गोवा थी ये बीजापुर किंगडम के अंडर में थी। तो उन्होंने स्टार्ट किया एक पॉलिसी, जिसमें बीजापुर के अंडर से 1510 में गोवा को कैसे कैप्चर किया जाए। तो गोवा एक एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर था, एक बहुत ही अच्छी सुंदर अच्छी खासी पोर्ट था। तो ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड था। स्ट्रैटेजिकली क्यों? यहाँ से पोर्तुगीज कुड कमांड मालाबार ट्रेड, यहाँ से एकदम मालाबार ट्रेड को वो कमांड कर सकते थे पोर्तुगीज, एंड वाज द पॉलिसीज ऑफ द रूलर्स ऑफ द डेक्कन। डेक्कन में जितने सारे रूलर्स हैं, पॉलिसीज चल रहा है, वो सब चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते थे। तो इसी वजह से गोवा एक स्ट्रैटेजिक प्लेस था। और ये बात है, इट वाज आल्सो नियर टू गुजरात सी पोर्ट, गुजरात के आसपास भी है, सूरत, डामनड्यू, ये जो जगह है उसके आसपास भी होता था। और पोर्ट्स फॉर द पोर्तुगीज टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट देयर। ठीक है। तो ये जो लोकेशन हो गया, ये जो वेस्टर्न कोर्ट में गोवा एक मिडिल पोजीशन में आता है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी नज़र रखा जा सकता है, और नीचे वाला हिस्सा में भी अच्छी खासी नज़र रखा जा सकता है, जिसकी वजह से वो गोवा को कैप्चर करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे थे। द पोर्तुगीज दस कैप्चर्ड गोवा, उसके बाद उन्होंने गोवा को कैप्चर किया, ब्लॉक किया, और बीजापुर पोर्ट से उनको छीन लिया। और बीजापुर में एंड सैक बीजापुर पोर्ट्स ऑफ दंडा,
राजौरी एंड दाहोल, ये जितने सारे पोर्ट्स थे बीजापुर के अंडर, ये सबको भी उन्होंने कैप्चर कर दिया गोवा के साथ साथ। तो बीजापुर सी ट्रेड एकदम पैरालाइज हो गई, मतलब बीजापुर में जो सी ट्रेड चल रही थी वो एकदम ख़त्म हो गई। पोर्तुगीज धीरे धीरे ये सब करने के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे कोलंबो की तरफ इन श्रीलंका में। तापरे सुमात्रा में जो अचिन है, सुमात्रा रीजन में एक यहाँ हो गया आपका अंडमान निकोबार। सो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी आपको। अचिन एरिया है सुमात्रा की, वहाँ पे भी उन्होंने पोर्ट्स बनाना शुरू किया। मालाका पोर्ट भी, मालाका स्ट्रेट आपको पता है कहाँ पे, वहाँ पे स्टार्ट किया। कंट्रोल द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द नैरो गल्फ बिटवीन मालय पेनिनसुला एंड सुमात्रा। मालय पेनिनसुला और सुमात्रा के अंदर जो मतलब एक नैरो सा रोड होता था, नैरो सा एक गल्फ टाइप के होता था, उसको बोलते हैं मालाका स्ट्रेट। ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड स्टेशन एट द आइलैंड ऑफ सकोट्रा एट द माउथ ऑफ रेड सी। रेड सी के आसपास एक आइलैंड होता था, उसका नाम है आइलैंड ऑफ सकोट्रा। उसको भी उन्होंने वहाँ उसको भी कैप्चर किया और वहाँ पे एक स्टेशन भी बनाने लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मैप के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे जो होता है ये है हमारा प्यारा सा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया हो गया और ये हो गया श्रीलंका, जहाँ पे कोलंबो का एस्टेब्लिश किया उन्होंने। उसके बाद ये जो इंडोनेशिया हो गया, मालय पेनिनसुला हो गया, वहाँ पे उनका अंदर में जो रास्ता जाता है उसको बोला जाता है मालाका स्ट्रेट, और ये मालाका में भी एक पोर्ट बनाने लगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आचिन में आपको बोल रही थी, आचिन कहाँ गया यार, निकल जा। अचिन यहीं पे आसपास ही है, यहाँ पे ही अचिन होता है। ठीक है, ये सुमात्रा सॉरी इस रीजन पे कहीं ना कहीं अचिन होता है। फिर यहाँ पे रेड सी के आसपास ये सोकोटा आइलैंड होता है, इसमें भी उन्होंने कैप्चर कर दिया। लेकिन वो पर्टिकुलरली जो रेड सी रीजन है, यहाँ पे तो ऑटोमन एम्पायर चल रही थी और यहाँ पे तुर्कीस की बहुत ही अच्छी खासी पकड़ हुई होती थी, तो इसी वजह से रेड सी को वो कैप्चर नहीं कर पाए एंड एडन को भी कैप्चर नहीं कर पाए। बट फोर्सेस ruler of Ormuz which control the entry into Persian Gulf to permit them to establish a fort there। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑर्मुज होते हैं, ऑर्मुज यहाँ के आसपास उन्होंने क्या किया, पर्शियन गल्फ को ये कंट्रोल कर रहे थे, तो ये उनको अलाउ किए कि यहाँ पे आप पोर्ट्स बना सकते हो। ए व्यू ऑफ ग्रोइंग पोर्तुगीज थ्रेट टू गुजरात ट्रेड एंड कोस्टल एरियाज, Sultan of Gujarat sent an embassy to the Ottoman ruler congratulating on his victory and seeking his support। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट में पर्टिकुलरली पोर्तुगीज़ की ट्रेडिंग बढ़ रही थी, उनकी पावर बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमारे जो गुजरात के एम्पायर थे, सुल्तान थे, उनको एक थ्रेट लगा, उनको डर हमेशा बनी रहती थी कि कहीं वो उनके ऊपर भी अटैक ना कर दे। तो इसी वजह से उन्होंने ऑटोमन एम्पायर की जो रूलर थे उनको हेल्प करने के लिए संदेश भेजा। तो ऑटोमन रूलर ने उन्होंने एक्सप्रेस दिखाया कि पोर्तुगीज़ को हम उस एरिया से जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे एरिया को, उस वहाँ से निकाल देंगे। तुर्क ने क्या किया, रेड सी में जो पोर्तुगीज़ रेड सी के आसपास वो बैठे हुए थे और जम रहे थे, वहाँ से उनको निकालने की कोशिश की। 1529 में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फ्लीट अंडर सुलेमान रायस वाज डिस्पैच्ड टू एड बहादुर शाह। तभी गुजरात के जो रूलर थे उनका नाम था बहादुर शाह। तो ये क्या हुआ, 1529 में सुलेमान रायस जो कि ऑटोमन एम्पायर में रूल कर रहे थे, उन्होंने एक फ्लीट के साथ भेजा, स्ट्रॉन्ग फ्लीट भेजा गुजरात के तरफ, एंड 2 तुर्किश ऑफिशियल्स को भी भेजा, जो कि सूरत एंड ड्यू में गवर्नर के हिसाब से वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया उनको, सिर्फ पोर्तुगीज़ के मतलब पोर्तुगीज़ को नज़र रखने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे अब्दीज रूमी खान जो थे, ये जो दोनों ऑफिसर्स थे तुर्किश ऑफिशियल, उन दोनों में रूमी खान जो थे वो एक बहुत ही मास्टर गनर धीरे धीरे बन गए वहाँ पे रह के। तो यहाँ तक हमने देखा अल्बुकर्क को जितने सारे हम गवर्नर्स पढ़े, वो सिर्फ एक एरिया में मतलब मास्टर होने की कोशिश की, एक एरिया में डेवलप किए। लेकिन ये जो अल्बुकर्क थे, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट और उसके साथ साथ इंडिया के आसपास जितने सारे कंट्रीज थे, वो सब एरिया में पोर्तुगीज़ की होल्ड होना शुरू हुई थी। तो इसी वजह से उनको बोला जा रहा था रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर इन द ईस्टर्न वर्ल्ड।
From Albuquerque day, the Portuguese men who had come on the voyages stayed back in India. ये अल्बुकर्क के वक्त से ही जो भी लोग आते थे हमारे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए, जो भी पोर्तुगीज, वो सब आकर यहाँ पे रुक जाते थे क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिश कर रही थी चीज़ें सब कुछ, और इतना भी अच्छी खासी ओरिएंटल गुड्स भी मिल रही थी, बहुत ट्रेडिंग अच्छी खासी चल रही थी। तो जिसकी वजह से लोग यहाँ पे पोर्तुगल लोग जो होते हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होना शुरू कर दिए, और इनकरेज उन्होंने हमारे जो इंडिया की वाइफ्स मतलब वोमेन थी उनको मैरिज करके लोकल वाइफ्स बनाना शुरू कर दिए। इन गोवा एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स ए विलेज लैंडलॉर्ड। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गोवा के रीजन और उसके नॉर्थ में जितने सारे प्रोविंसेस था उनके एरिया में वो जितने सारे विलेज था उस विलेज को अपने अख्तियार में लेकर वहाँ पे लैंडलॉर्ड होके बैठ गए। ठीक है, और न्यू रोड डेवलप करने में, इरिगेशन वर्क स्टार्ट करने में उन्होंने, और इरिगेशन वर्क ये सब स्टार्ट कर दिया। उन्होंने न्यू क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस किया जो भी पुर्तगाल से हो रहे थे, जैसे कि टाबाको हो गया, काजू हो गया, प्लांटेशन वेराइटीज़, कोकोनट की जो प्लांटेशन वेराइटीज़ वो सब पुर्तगाल में फेमस थी, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। इन सिटीज़ गोवा एंड कोचिन दे सेटल आज आर्टिसंस एंड मास्टर क्राफ्ट्समैन बिसाइड्स बीइंग ट्रेडर्स। तो धीरे धीरे वो तो यहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे, मतलब सेटल हो गए इंडिया में, और इसी वजह से उन्होंने आर्टिसन भी मतलब डिफरेंट तरह की आर्टिसंस काम करने लगे, क्राफ्ट्समैन काम करने लगे और ट्रेडिंग भी करते थे। मोस्ट ऑफ सच पोर्तुगीज केम टू लुक अपन देयर सेटलमेंट्स रादर देन पोर्तुगल एज होम। तो धीरे धीरे वो पोर्तुगल को छोड़ के इंडिया में जो सेटलमेंट थे उसको अपना घर बनाने लगे, घर कंसिडर करने लगे। ठीक है, उनका जो नेक्स्ट गवर्नर थे वो थे निनो डा कुन्हा। ठीक है, वो पोर्तुगीज के गवर्नर बने 1529 में। तो उन्होंने पोर्तुगीज़ की को जो कोचीन पे हेडक्वार्टर था उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया गोवा को, क्योंकि गोवा एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, वो एक मिडिल लोकेशन होता था हर एक साउथ में या फिर नॉर्थ में देखने के लिए हर एक चीज़ों को, तो इसी वजह से उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने हेडक्वार्टर को। 1513 में क्या हुआ, आफ्टर इंट्रीगोइंग विथ लोकल ऑफिशियल्स पोर्तुगीज अटैक्ड डामन एंड ड्यू बट द ऑटोमन कमांडर रूमी खान रिपल्स द अटैक। तो लोकल ऑफिशियल के साथ एक कन्फ्लिक्ट हो गया, एक झगड़ा आर्गूमेंट्स हो गया, जिसकी वजह से पोर्तुगीज अटैक डामन ड्यू को उन्होंने अटैक किया। तो उसके बाद वहाँ पे ऑटोमन कमांडर थे रूमी खान। ठीक है, क्योंकि गुजरात में डामन ड्यू तो गुजरात की पार्ट थी और गुजरात में बहादुर शाह थे, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को हेल्प मांगा था, तो जिसके वजह से वो जो उनके जो रूलर थे वो 2 तुर्किश ऑफिसर को भेजे थे, हम पिछले स्लाइड में पढ़े। तो वहाँ पे रूमी खान जो थे वो एक मास्टर गनर थे, तो जिसके वजह से उनको पोर्तुगीज़ को वो बहुत अच्छी तरह से रिपेल्स कर दिया उस अटैक में। फिर भी पोर्तुगीज़ चाहल में एक पोर्ट को बिल्ड किया कुछ साल के बाद। बिफोर द गुजरात तुर्किश अलायंस कुड बी कंसोलिडेटेड। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और एक बार ऐसा हुआ कि पोर्तुगीज़ के साथ गुजरात की कॉन्फ्लिक्ट हो गई। तो कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले तो गुजरात की जो रूलर थी बहादुर शाह, वो ऑटोमन एम्पायर को हेल्प मांग रहे थे। तो इसी टाइम पे क्या हुआ, मांगने से पहले क्या हुआ, मुगल रूलर जो थे हुमायूं, उन्होंने गुजरात को अटैक कर दिया। ठीक है, गुजरात को जब अटैक कर दिया तो उनके पास कुछ चारा बची नहीं थी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को भेजते वो हेल्प मांगते, ऑटोमन एम्पायर नाभी से उनको हेल्प भेजता तो बहुत देर हो जाती। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज़ के साथ एक अलायंस बना लिया। तो पोर्तुगीज़ को उन्होंने आइलैंड ऑफ वेसिन को ग्रांट कर दिया, मतलब गिफ्ट में दे दिया पोर्तुगीज़ को, और पोर्तुगीज़ को दीव में फोर्ट बिल्डिंग के लिए भी अलाउ कर दिया, जिसके वजह से जो गुजरात घुस नहीं पा रहे थे पोर्तुगीज़ लोग, वो धीरे धीरे गुजरात के अंडर अपने फूट को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किए, मतलब वहाँ पे घुसना स्टार्ट किए। बहादुर शाह धीरे धीरे वो रिपेंट करना शुरू किए कि क्यों मैं इस तरह से काम किया, क्यों पोर्तुगीज़ को अलाउ किया इसके अंदर आने के लिए, तो उनको बहुत रिग्रेट होने लगी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पोर्तुगीज़ को रिपल्सन करने के लिए, मतलब वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने फिर से ऑटोमन एम्पायर को हेल्प मांगना शुरू कर दिया, और पोर्तुगीज़ दीव में जो एनक्रोचमेंट कर रहे थे पोर्तुगीज़, उसको
ख़त्म करने के लिए उन्होंने ट्राई किया। ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस व्हेन ही वाज अबॉर्ड, तो इसी जो दो मुखी चीज़ हो गया, मतलब गुजरात की जो रूलर थे बहादुर शाह, एक तरफ हो गए पोर्तुगीज़ को अलियंस बना लिए, और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिपेंट हुआ पोर्तुगीज़ से रिश्ता तोड़ के वो फिर से ऑटोमन एम्पायर को हेल्प मांगने लगे। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो गुन्हा के टाइम पे एक कंस्पिरेसी क्रिएट किया गया, जिसके वजह से जब एक अब्रोड में थे, शायद वो ऑटोमन एम्पायर गए थे या फिर कहीं पे गए थे, तो उस वक्त में उनका सीप में कुछ ट्रिची हुआ, इस तरह की सस्पेक्ट किया गया। तो उनको वहाँ पे बुलाया गया और बुला के वहाँ पे उनको मतलब इस तरह की कंस्पिरेसी क्रिएट किया गया, जिसके वजह से एक बैटल की तरह, मतलब एक युद्ध की तरह स्टार्ट हुआ, मतलब एक बहुत ही कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और एक युद्ध की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो जिससे पोर्तुगीज़ के गवर्नर भी मर गए, और वहाँ से तैरते तैरते जब वो इंडिया के शोर पे आ रहे थे, वहाँ पे डूब के भी पानी में बहादुर शाह की जान चली गई 1536 में। तो इस तरह की एक चीज़ हुआ था, मतलब गुजरात रूलर की एम्पायर की ख़त्म हो गई थी। जब कुन्हा थे तो क्या कर रहे थे, वो गोवा के साथ साथ पोर्तुगीज़ की इन्फ्लुएंस बंगाल में भी बढ़ाने की कोशिश की थी, और जिसकी वजह से वो बंगाल में जो हुगली का एरिया था वहाँ पे अपने एक सेटलमेंट बनाया था, यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर बनाया था ईस्टर्न साइड में। तुर्किश थ्रेट टू पोर्तुगीज परसिस्टेड फॉर अनदर 2 डिकेड्स, लेकिन पोर्तुगीज़ की ओनली एक राइवल थी, वो थी तुर्किश। और तुर्किश की जो डर थी, तुर्किश की राइवल उनके पास लगभग 2 डिकेड्स, मतलब 20 साल तक ये थ्रेट चली आ रही थी। ठीक है। 1551 में क्या हुआ, पेरीरायस, जो कि जामोरिन ऑफ कलिकट को असिस्ट कर रहे थे, अटैक्ड पोर्तुगीज फोर्ट्स एट, पोर्तुगीज का जो फोर्ट था मस्कट में और ऑर्मज में। ठीक है, ऑर्मज कहाँ था, वो जो ऑटोमन एम्पायर के आसपास, अरब के कंट्री के आसपास ऑर्मज में और मस्कट में जो फोर्ट था, वहाँ पे पोर्तुगीज की फोर्ट को उन्होंने अटैक किया। पोर्तुगीज स्ट्रेंथेन देयर पोजीशन बाय सिक्योरिंग डामन फ्रॉम इट्स रूलर, तो पोर्तुगीज वो भी डामन में भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुके थे। तो फाइनली ऑटोमन एक्सपेडिशन वाज सेंट अंडर अली रायस, तो ऑटोमन एम्पायर की एक एक्सपेडिशन भेजा गया था अली रायस के द्वारा, अली रायस के अंडर में 1554 में, जो कि पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट में था, और वो फेल्ड हो गया क्योंकि धीरे धीरे पोर्तुगीज़ अपने होल्ड बनाना शुरू कर दिया था, स्ट्रेंथन होना, अपने नावी पावर बना लिए थे, अपने एरिया को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिए थे। 1566 में पोर्तुगीज एंड ऑटोमन्स केम टू एन एग्रीमेंट, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये साल तक 1566 तक पोर्तुगीज और ऑटोमन एम्पायर के बीच एक एग्रीमेंट हो गया, जिस एग्रीमेंट के चलते स्पाइस और इंडियन ट्रेड, ठीक है, ये दोनों जो भी होगा प्रॉफिट वो दोनों के अंदर बटा जाएगा। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए एग्रीमेंट हो गई। और अरब सी में इन दोनों के बीच कोई भी क्लास नहीं होगा, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी मतलब आर्गुमेंट्स नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा इस दोनों का एम्पायर के बीच, ये एग्रीमेंट में हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर भी धीरे धीरे अपने अस्तित्व खो रही थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर अपने जो इंटरेस्ट थी वो यूरोप की तरफ शिफ्ट कर दिया, ना कि ईस्टर्न की तरफ, क्योंकि ईस्टर्न में तो एग्रीमेंट हो गया कि पोर्तुगीज़ के साथ उनका राइवल नहीं रहा, जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा। तो जिसके वजह से पोर्तुगीज़ का और कोई भी राइवल नहीं रहा, और वो धीरे धीरे अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू कर दिया। तो ये होता है हमारा यूरोप में किस तरह से जो पोर्तुगल है वो किस तरह से हमारे इंडिया पे राज करना शुरू किया, और धीरे धीरे पोर्ट्स बनाकर अपने क्लेम, मतलब ये सब एरिया अपने अंडर लाने की कोशिश की। तो ये हो गया कंप्लीट स्टोरी। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से सिग्निफिकेंस रहा पोर्तुगाल के इंडिया के ऊपर, हमारे ट्रेड पॉलिटिक्स, सोसाइटी किस तरह से चेंज होने लगा, ये सब के बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक। अगर आपकी कोई नीडी पीपल है, नीडी फ्रेंड्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग वगैरह सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, आप शेयर करके ये सब वीडियो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।